नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, शैक्षिक उपग्रह किसे कहते हैं? उत्तर है विश्व का सर्वप्रथम उपग्रह स्पुतनिक था, जिसे रूस द्वारा 1957 ईस्वी में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। विश्व का सर्वप्रथम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक था। यह किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो रूस के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 1957 ईस्वी में किया गया था। तत्पश्चात अनेक उपग्रह भिन्न उद्देश्यों जैसे रिमोट सेंसिंग, दूर संप्रेषण या मौसम की जानकारी हेतु पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए। वास्तव में उपग्रह प्रणाली में उपग्रह के अलावा पूरी एक व्यवस्था होती है जो संदेश भेजने व ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें दो प्रमुख उपकरण होते हैं। पहला ट्रांसमिशन स्टेशन जो जमीन पर स्थिर होता है। देखिए दोस्तों, जो पहला उपकरण होता है वह ट्रांसमिशन स्टेशन होता है जो जमीन पर स्थित होता है, जिसे अपलिंक कहते हैं। दूसरा रिसीविंग डिस्क जिसे डाउनलिंक कहते हैं। अपलिंक द्वारा सिग्नल उपग्रह को भेजा जाता है जो जमीन पर होता है। अपलिंक के द्वारा सिग्नल उपग्रह को भेजा जाता है जो अंतरिक्ष में होता है, जो उसे कई गुना बढ़ाकर पुनः डाउनलिंक को भेजता है, जिसके द्वारा संदेश स्थानीय स्टेशन को भेजा जाता है। स्थानीय स्टेशन का मतलब जहां पर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, संप्रेषण तकनीकी से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए। उत्तर है संप्रेषण तकनीकी। संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होना। तकनीकी का मतलब होता है युक्ति या टेक्नोलॉजी के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण होना, क्रिया होना, बातों का आदान प्रदान होना। शिक्षा तकनीकी ने शिक्षण का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए शिक्षण प्रक्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। ये है विषय वस्तु और संप्रेषण। शिक्षण के उद्देश्यों के ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है तथा उद्देश्यों के संदर्भ में ही उक्त विषय वस्तु का क्रमबद्ध विश्लेषण एवं व्यवस्था की जाती है। देखिए दोस्तों, शिक्षण की प्रक्रिया का दूसरा पक्ष संप्रेषण है। विषय वस्तु को छात्रों तक सरलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे संप्रेषण कहते हैं। यानी कि दोस्तों, छात्र और शिक्षक विषय वस्तु पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाते हैं। जो शिक्षक होता है वह विषय वस्तु को संप्रेषण के माध्यम से अपनी बातें विद्यार्थी तक पहुंचाता है, और जो विद्यार्थी होता है अपनी बातें संप्रेषण के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षक तक पहुंचाता है। और दोस्तों, जब यही बातें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाते हैं, दूर दूर बैठकर पहुंचाते हैं, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, या तकनीकी के अंतर्गत आ जाता है। देखिए दोस्तों, वस्तुतः संप्रेषण माध्यम का चयन विषय वस्तु के स्वरूप और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। विषय वस्तु को प्रभावपूर्ण ढंग से छात्र तक पहुंचाने के लिए जिन अनेक प्रकार के शिक्षण माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन सबको संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। संप्रेषण तकनीकी का अभिप्राय वस्तुतः मनुष्य संप्रेषण विधि की जैविक प्रणाली होता है, किंतु जब वह अपने विस्तार के लिए इस जैविक प्रणाली से भिन्न अन्य किसी बाहरी तत्व या वस्तु का प्रयोग करता है, जैसे फिल्म, टेप, दूरदर्शन, कंप्यूटर, रेडियो इत्यादि, तो इन्हें संप्रेषण माध्यम के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर इत्यादि के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं, अपनी बातें शिक्षक तक पहुंचाते हैं, शिक्षक अपनी बातें छात्रों तक पहुंचाता है, तो इसे हम शैक्षिक संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने है, संप्रेषण तकनीकी को परिभाषित कीजिए। उत्तर है कीर्थ डेविड ने संचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, संचार क्या है? कीर्थ डेविड कहते हैं कि सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पहुंचाने तक की एक प्रक्रिया है। जब सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, दूसरा व्यक्ति अपनी सूचना पहले व्यक्ति को पहुंचाता है, तो इसे हम संप्रेषण कहते हैं। और जब यही तकनीकी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और हार्डवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहुंचता है, तो इसे हम तकनीकी कहते हैं, संप्रेषण तकनीकी। देखिए दोस्तों, न्यूमैन एवं समर ने संचार के अर्थ के विषय में लिखा है, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों
अथवा भावनाओं का विनिमय है। देखिए दोस्तों, हम संप्रेषण कब करेंगे? अकेले तो करेंगे नहीं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे उनके बीच हो रहे भावों का आदान प्रदान व बातों के आदान प्रदान संचार के माध्यम से करते हैं तो इसे हम संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। D.E. मैकफार्लैंड ने संचार के विषय में लिखा है, संचार को विस्तृत रूप से मानव प्राणियों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगला है आपके सामने शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। शिक्षा शब्दकोश में संचार का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, संचार भाषा के प्रयोग अथवा अन्य चिन्हों एवं प्रतीकों के माध्यम से सूचना देने वाले और भाषाकर के मध्य उनकी अद्भुत प्रतिक्रियाओं के सामान्य अर्थों की जागृति है, यानी कि एक दूसरे के मध्य भाषा प्रतीक चिन्हों का आदान प्रदान होना। अगला प्रश्न है आपके सामने, संचार प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है संचार प्रक्रिया। संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित तथा विकसित होते हैं। संचार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो व्यक्ति संदेश भेजता है वह संदेश बनाता है, यानी कि जो व्यक्ति संदेश भेजेगा वह क्या करेगा? पहले तो संदेश टाइप करेगा, उसे बनाएगा, उसे लिखता है, यानी कि वह लिखेगा, फिर किसी न किसी माध्यम के द्वारा जैसे रेडियो, टेलीफोन, तार, भाषण आदि संदेश प्रेषित करता है। रेडियो के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वह संदेश भेजता है। अब देखिए दोस्तों, प्रेषित संदेश जहां पहुंचता है वहां उसे पढ़कर डिकोड किया जाता है और संदेश जिसके लिए है उस तक उसे पहुंचाते हैं। यह व्यक्ति संदेश को प्राप्ति की सूचना देता है। इस प्रकार संचार की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी कि जब कोई एक व्यक्ति संदेश भेजता है, रिसीवर जो होता है वह प्राप्त कर लेता है, संदेश को पढ़ लेता है, तो इस प्रकार संचार की प्रक्रिया चलती रहती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, संप्रेषण तकनीकी की विशेषताएं बताइए। उत्तर है संचार तकनीकी की विशेषताएं। उपर्युक्त परिभाषाओं के संचार तकनीकी की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। पहला है, संचार तकनीकी परस्पर संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, यानी कि संचार तकनीकी के माध्यम से हम एक दूसरे के व्यक्तियों के बीच संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संप्रेषण तकनीकी संचार तकनीकी के माध्यम से हम विचार विमर्श करते हैं, अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें एक संदेश देने वाले तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाले दो पक्ष होते हैं। संचार संप्रेषण तकनीकी में एक व्यक्ति संदेश भेजता है, दूसरा व्यक्ति संदेश ग्रहण करता है, यानी कि दो व्यक्ति होना अनिवार्य होता है संचार संप्रेषण तकनीकी में। चौथा पॉइंट है, संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है। पांचवा पॉइंट है, संचार तकनीकी में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्ष समावेशित होते हैं। छठवां पॉइंट है, प्रभावशाली संचार तकनीकी उत्तम शिक्षण के लिए विशेष उपयोगी है, यानी कि संचार तकनीकी के माध्यम से हम शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं और ये शिक्षण विधियों में प्रयुक्त की जाती हैं। सातवां पॉइंट है, संचार प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण सम्मिलित रहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। उत्तर है संचार प्रक्रिया के तत्व। संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। पहला पॉइंट है, संदेश स्रोत। किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त शाब्दिक या अशाब्दिक संकेत संदेश स्रोत कहे जाते हैं। संदेश स्रोत व्यक्ति को संदेश भेजने वाला कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति संदेश भेजते हैं उसे संदेश का स्रोत कहते हैं। संचार प्रक्रिया संदेश स्रोत से ही प्रारंभ होती है, जो संदेश की विषय वस्तु निर्धारित करता है, उसका कोडिंग तथा प्रसारण भी करता है, यानी कि जो व्यक्ति संदेश भेजता है वह पहले संदेश को कोडिंग करता है, लिखता है। दूसरा पॉइंट है, संदेश। लिखित संदेश के रूप में अथवा व्यक्ति की मुख्य मुद्रा या हाव भाव के रूप में संदेश दिया जा सकता है। संदेश किसी संकेत द्वारा जैसे पोस्टर, चार्ट, पंफलेट द्वारा अथवा सूचना पैकेट के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, संचार का माध्यम। वे साधन जिनके द्वारा कोई संदेश स्रोत से संदेश ग्रहणकर्ता तक पहुंचता है उसे संचार का माध्यम कहते हैं। माध्यम प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं होती है जो दिखने, सुनने, स्पर्श करने, स्वाद बताने वाली अथवा गंध वाली हो सकती हैं। संचार के माध्यम द्वारा संदेश भौतिक रूप में प्रेषित किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, संकेत या प्रतीक। ये प्रतीक या संकेत वे हैं जो किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संकेत शाब्दिक अथवा अशाब्दिक भी हो सकते हैं। शब्द स्वयं में संकेत या प्रतीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, संचार के प्रकार बताइए। उत्तर है संचार के प्रकार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को गत्यात्मक, सक्रिय तथा जीवंत बनाने के लिए संचार की निरंतरता आवश्यक होती है। शिक्षा के क्षेत्र में संचार को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है, माध्यम पर आधारित। देखिए दोस्तों, शाब्दिक संचार।
जिस संचार में भाषा का प्रयोग होता है उसे शाब्दिक संचार कहते हैं। यानी कि जो भी संचार प्रक्रिया प्रणाली है उसमें यदि भाषा का प्रयोग करते हैं तो शाब्दिक संचार होता है। यह संचार मौखिक रूप में वाणी द्वारा तथा लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वारा विचार अथवा भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि वाणी के द्वारा लिखकर किसी भी माध्यम से हम दूसरे व्यक्तियों तक जब पहुंचाते हैं तो वह शाब्दिक संचार होता है। दूसरा है अशाब्दिक संचार। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी, संकेत, चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं के प्रयोग एवं स्पर्श संपर्क आदि तरीकों से तथ्य, सूचना, संदेश पहुंचाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, संप्रेषण के आधुनिक साधन बताइए। उत्तर है संप्रेषण के कुछ प्रमुख आधुनिक साधन निम्नलिखित है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं। दूसरा है सेलुलर फोन। तीसरा है सुबोध तंत्र। चौथा है इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिटीजन बैंड रेडियो, फैक्स, उपग्रह संप्रेषण, ईमेल इत्यादि के प्रकार से हम संप्रेषण करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सेलुलर फोन क्या है, इसके लाभ व हानि बताइए। उत्तर है सेलुलर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के सेल शब्द से हुई है जिसका अर्थ है कोशिका। यह मौखिक संप्रेषण की अत्यंत प्रचलित तकनीकी है। यह देखने में काफ़ी छोटा होता है तथा इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें केबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसे मोबाइल फ़ोन भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो सेलुलर फ़ोन होता है उसे मोबाइल फ़ोन भी कहा जाता है। यह आसानी से जेब में भरकर दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। और दोस्तों, इसमें कोई केबल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। सेल फोन को आसानी से जेब में रख सकते हैं। सेलुलर फ़ोन पद्धति में एक बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्र में बांट देते हैं। इसमें प्रत्येक क्षेत्र का अपना अलग अलग ट्रांसमीटर होता है। रिसीवर में एक विशेष प्रकार का एंटीना लगा होता है। जैसे ही बटन दबाया जाता है उसका संपर्क अपने क्षेत्र के ट्रांसमीटर से स्थापित हो जाता है। यानी कि दोस्तों, जैसे ही आप मोबाइल को दूसरे नेटवर्क एरिया में ले जाते हैं तो दूसरा नेटवर्क एरिया ऑटोमेटिक वह कैच कर लेता है, मोबाइल फ़ोन को सूचना प्रदान करने लगता है। फिर जैसे एक नेटवर्क एरिया से आप फिर दूसरे नेटवर्क एरिया में जाते हैं तो दूसरा नेटवर्क एरिया जो होता है, जो ट्रांसमीटर उसमें स्थापित होते हैं, वह आपके फ़ोन को संपर्क स्थापित कर लेता है, आपके फ़ोन से संपर्क स्थापित कर लेता है। इसमें संपूर्ण प्रक्रिया स्वचालित होती है। जो प्रक्रिया चलती है स्वचालित रूप से चलती रहती है। आपको उसमें कुछ करना नहीं होता है। यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच संपर्क अपने आप स्थापित होते रहते हैं जैसे जैसे आप एरिया बदलते जाते हैं तथा एक ही समय में एक ही आवृत्ति पर कई व्यक्ति बातचीत कर सकते हैं। सेलुलर फ़ोन का प्रयोग किसी भी वाहन में तथा देश में कहीं भी किया जा सकता है। यानी कि सेलुलर फ़ोन का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ संप्रेषण पद्धति की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। संप्रेषण पद्धति की सुविधा का मतलब नेटवर्क अवश्य होने चाहिए। दोस्तों, बिना नेटवर्क के माध्यम से हम बातचीत नहीं कर सकते, संप्रेषण नहीं कर सकते। यदि नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो मोबाइल से बात कैसे करेंगे। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप के समय सेलुलर फ़ोन अत्यंत लाभदायक सिद्ध होते हैं। देखिए दोस्तों, केबल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप में भी यह कार्य करते रहते हैं। लाभ देखिए दोस्तों, सेलुलर फ़ोन का क्या है, इससे व्यक्तियों का समय बचता है। इनके द्वारा परंपरागत टेलीफोन से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। परंपरागत टेलीफोन का मतलब होता है दोस्तों ऐसा टेलीफोन जो वायर के माध्यम से चलता है। जैसे कि आप पुराने ज़माने का टेलीफोन दिख लीजिए, कई मीटर का वायर लगा होता है, वह वायर के माध्यम से चलते हैं। और जो वर्तमान मोबाइल है यह वायर के माध्यम से नहीं चलते, नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से चलते हैं। जो नेटवर्क कनेक्शन से किरणें आती है वह अदृश्य होती हैं। तीसरा पॉइंट है, इन पर प्राकृतिक आपदाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मोबाइल फ़ोन में। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे जेब में रखा जा सकता है। आप मोबाइल फ़ोन को जेब में भी रख सकते हैं। इससे संदेश भेजा जा सकता है, संदेश भी भेज सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। इनका प्रयोग वाहन में अथवा यात्रा करते समय भी किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, सेलुलर फ़ोन की हानियाँ क्या है। मोबाइल खोने का भय लगा रहता है। सबसे ज़्यादा डर तो यह रहता है मोबाइल कब गिर जाए, कहाँ गिर जाएगी, क्योंकि बहुत छोटा होता है। मोबाइल फ़ोन का नंबर भारत में कम से कम 10 अंकों का होता है। जो भारत का दोस्तों जो कोड है वह +91 है। 91 लगाकर आप 10 अंक का डिजिट करेंगे तो यह भारत का कोड है दोस्तों, +91। वाहन चलाते समय इसका प्रयोग करने के कारण दुर्घटना भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, वाहन चलाते समय, गाड़ी चलाते समय यदि आप मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं तो दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रश्न है, फैक्स क्या है, इसके लाभ बताइए। उत्तर है आविष्कार। फैक्स पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर सेन ने 1842 ईस्वी में किया। फैक्स पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया?
1842 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? वैज्ञानिक अलेक्जेंडर सेन के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? स्कॉटलैंड में किया गया। सन 1865 ईस्वी में फ्रांस में एक चक्रीय ड्रम का प्रयोग करके फैक्स तंत्र का निर्माण किया गया। फैक्स का पूर्णतः विकास सन 1980 ईस्वी में हुआ। फैक्स का पूर्णतः विकास कब हुआ? 1980 ईस्वी में हुआ। फैक्स की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द फेसिमिली शब्द से हुई है। फेसिमिली लैटिन भाषा का शब्द है। फैक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से हुई है। फेसिमिली लैटिन भाषा का शब्द है। फेस से तात्पर्य बनाना और मिली से तात्पर्य है उसी के समान से है। यह पद्धति अन्य पद्धतियों की अपेक्षा सस्ती है। जब संप्रेषण तथा संदेश प्राप्तकर्ता के मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है तब उस स्थिति में इस पद्धति का प्रयोग अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होती है। देखिए दोस्तों, फैक्स संप्रेषण की एक आधुनिक तथा सरल विद्युत तकनीकी है। इसके अंतर्गत मुद्रित अथवा लिखित सूचना अथवा मूल दस्तावेज की फोटोकॉपी टेलीफोन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर भेजी जाती है। देखिए दोस्तों, फैक्स संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से आप कोई भी मुद्रित कॉपी हो या लिखित कॉपी हो स्कैन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर 1000 किलोमीटर दूर स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं। देखिए दोस्तों, फैक्स का कार्य प्रणाली क्या है? जो संदेश फैक्स किया जाने वाला है सर्वप्रथम उसे स्कैनिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यानी कि सबसे पहले अपने जो आपका मुद्रित पेज होगा उसे पहले स्कैन किया जाएगा। संदेश मुद्रित अथवा लिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी कि वह लिखावट भी हो सकती है, वह मुद्रित भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, कंप्यूटर में टाइप भी हो सकता है। इसमें यह सूचना अथवा संदेश विद्युत संकेतों में बदल जाते हैं। ये विद्युत संकेत फैक्स रिकॉर्डर से होकर गुजरते हैं। विद्युत संकेत का मतलब दोस्तों आपका चित्र प्रदर्शित होने लगता है तो प्राप्तकर्ता की मशीन में संप्रेषित सूचना अथवा संदेश की प्रतिलिपि प्राप्त हो जाती है। यानी कि जब आप स्कैन करते हैं तो एक प्रतिलिपि प्रतिरूप तैयार हो जाता है। फोटोस्टेट मशीन के द्वारा जिस प्रकार किसी प्रपत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार फैक्स प्रक्रिया में भी प्रपत्र की फोटोकॉपी प्राप्त हो जाती है। इस पद्धति में संप्रेषण तथा फोटोकॉपी प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोनों भिन्न भिन्न जगह पर होते हैं। यानी कि दोस्तों जो सब फैक्स करेगा वह एक स्थान पर होगा, जो प्राप्त करेगा वह बहुत दूर बैठा होगा, भिन्न भिन्न स्थान पर होगा। ये दूरी टेलीफोन लाइन के द्वारा जोड़ी जाती हैं। आधुनिक युग में फैक्स सेवा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस पद्धति से संदेश भेजने की लागत काफ़ी कम आती है तथा संचार की गुणवत्ता में सुधार आता है। वर्तमान समय में सभी समाचार पत्र समूह इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप फैक्स के माध्यम से समाचार पत्रों का आदान प्रदान करते हैं या आप कोई भी बातचीत करते हैं या कोई भी नोट्स भेजते हैं, पत्र भेजते हैं तो लागत कम आती है, डाकिया का भी कार्य करता है और सबसे जल्दी आप सूचना किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। लाभ देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, कृषि, व्यापार, चिकित्सा, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्रों में अधिक से अधिक किया जा रहा है। वर्तमान समय में फैक्स दैनिक कार्य पद्धति का एक मुख्य हिस्सा है। फैक्स के द्वारा हम अपने मुद्रित तथा लिखित दस्तावेज को फोटोकॉपी स्वरूप में संबंधित व्यक्ति तक शीघ्रता से संप्रेषित कर सकते हैं। यानी कि फैक्स के माध्यम से आप अपनी बातें दूसरे व्यक्ति को आसानी से जल्द पहुंचा सकते हैं। फैक्स सेवा काफ़ी सस्ती पद्धति है। फैक्स मशीनों द्वारा संदेशों का संप्रेषण काफ़ी आसान है। इससे समय की बचत होती है। फैक्स मशीनों के द्वारा भेजा गया संदेश पूर्ण रूप से गोपनीय रहता है। यानी कि दोस्तों फैक्स सेवा क्या है, काफ़ी सस्ती होती है, समय का बचत होता है और आप जब जिस मशीन कंप्यूटर से भेजेंगे दूसरे कंप्यूटर पर पहुँचेगा। सिर्फ 2 ही व्यक्ति इस बात को जान सकते हैं जिसको आप भेजते हैं, जिस एड्रेस पर आप भेजते हैं, तो यह अधिक गोपनीय होता है। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, हर एक लाइक चाहिए हमको। और दोस्तों वीडियो को एक शेयर अपने ग्रुप में जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।